नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025 का ये अंक है और इसमें जनवरी 2025 का समसामयिक मुद्दे संकलित हैं। इन्हीं में से आज हम आपके समक्ष राज्य व्यवस्था एवं शासन इस टॉपिक के अंतर्गत जो करंट अफेयर दिया हुआ है उसको लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जान लीजिए कि सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के अलग अलग सेक्शंस को मंथली वाइज जो है मैं एक वीडियो बना करके छोटे वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड करता हूं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक पे भी वीडियो डालता हूं। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे समक्ष वो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। 11-12 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। इसमें तेलंगाना लोक सेवा आयोग को भारत में लोक सेवा आयोगों से संबंधित सभी कानूनी मुद्दों के रूप में समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। इसमें इसकी पृष्ठभूमि क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूरी बात करेंगे। तो 1926 में, अर्थात बात हो रही है ब्रिटिश शासनकाल की, ली आयोग ये 1924 में गठन हुआ था। इसकी सिफारिश पर संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये जो लाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की संस्तुतियों पर 1926 में की गई थी। आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी कर दिया गया। संवैधानिक स्थिति क्या है कि राज्य पीसीएस की स्थापना भारतीय संविधान के जो है भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत की गई है और संघ और राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोगों की संरचना, शक्ति और कार्यों को इन्हीं अनुच्छेदों में परिभाषित किया गया है। इनके कार्य क्या हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, साथ ही भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों पर सलाह भी देते हैं। इसमें जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक कुछ भी हो सकती है। अभी इसी बीच में अभी हमने बात किया संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो आइए देखते हैं ये संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है। संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन जो ज्वाइंट पीएससी होता है ये इसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है, अर्थात ये एक संवैधानिक निकाय न होकर के केवल वैधानिक अर्थात लीगल बॉडी मानी जाएगी। यह संबंधित राज्यों के राज्यपालों को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 1966 में पंजाब हरियाणा के गठन के बाद कुछ समय के लिए दोनों राज्यों के लिए एक ज्वाइंट प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज जो है वो का गठन किया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर भारत के गणतंत्र के रूप में स्थापित होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत 24 जनवरी 2025 को त्रिवेणी पुष्प अरैल घाट प्रयागराज में एक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। 1 वर्ष तक संचालित यह राष्ट्रव्यापी अभियान था और क्षेत्रीय कार्यक्रमों की यह चौथा कार्यक्रम जो है श्रृंखला में था। न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना, ये इस योजना का जो है वो थीम थी, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था। इस अभियान के बारे में जानते हैं, जो हमारा संविधान हमारा
स्वाभिमान जो ये अभियान है, ये भारतीय संविधान को अपनाने और गणराज्य के रूप में स्थापना का जो 75वीं वर्षगांठ है उसका एक मेमोरी में इसको शुरू किया गया था। आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता, समझ को बढ़ावा देना, नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों को पहचानने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान का उद्देश्य था। देखिए, यह पूछा जाएगा कि हमारा संविधान स्वाभिमान जो है कब शुरू किया गया था? 24 जनवरी 2024 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि 2 कथन पूछ लेंगे या इसी में से 3 कथन बना के पूछेंगे और बच्चे फंस जाएंगे, इसलिए पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्ष 2021 में इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था। ये भी बहुत जरूरी है कि इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय इसका जो है कार्यान्वयन कर रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 का 14 और 21 के अंतर्गत भारत के लिए न्याय सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला जो टॉपिक है इसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन में है कि वो भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले IPC कहते थे, उसकी धारा 152 के बारे में है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने तेजेंद्र पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद में वैध असहमति को दबाने के लिए BNS की धारा 152 के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है। न्यायालय के अनुसार भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए धारा 152 को संविधान सावधानी से लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार इस प्रावधान का उपयोग वैध असहमति को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच के रूप में इसको लागू करना चाहिए। आइए देखिए ये BNS की धारा 152 है क्या। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानती है, जिसमें विद्रोह भड़काना, अलगाववाद को बढ़ावा देना आदि शामिल है। स्पष्ट रूप से राजद्रोह का शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, लेकिन भाषा के आधार पर ये राजद्रोह की तरह ही इसको जो है परिभाषित किया गया है। BNS की धारा 152 की उत्पत्ति भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A से हुई है। 124A क्या था? विशेष रूप से उन कृत्यों को अपराध मानती थी जो सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करते थे, जिन्हें राजद्रोह कहा जाता था। सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए ये मामले केंद्रित थे। इनमें दंड क्या था? इसमें आजीवन कारावास या न्यूनतम 3 वर्ष तक जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। दूसरी तरफ जो ये 152 है, BNS की धारा 152, इसमें संभावित दंड को आजीवन कारावास या 7 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है और अनिवार्य रूप से जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थात ये 124A की तुलना में BNS की जो 152 है वो और ज्यादा कठोर हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में IPC की धारा 124 के तहत राजद्रोह के मुकदमों को निलंबित करने और राजद्रोह को निरस्त करने के संबंध में सरकार के मौखिक आश्वासन के बावजूद BNS की धारा 152 में ऐसे तत्वों को बरकरार रखा गया जो 124 के प्रॉक्सी के रूप में काम करते हैं। जो NCRB का डाटा है वो ये कहता है कि 124A के तहत जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से जो दोष सिद्ध की दर है वो काफी कम है। 2015 से 2020 के बीच 548 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन केवल 12 लोगों पर ही दोष सिद्धि साबित हुई। ये जो धारा 152 या धारा 124 की तुलना में अधिक व्यापक और अस्पष्ट है, जिसके कारण इसके दुरुपयोग का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की समीक्षा बैठक। 9 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो नई दिल्ली की एक समीक्षा बैठक आयोजित की। ये जो BPR&D
की स्थापना 1970 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना। अब ये जो संगठन है BPRND, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनेगा। 6 प्रभागों के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय इनके CAPT भोपाल और CDTI की उपलब्धियां, चल रहे कार्यों, भविष्य की रूपरेखा का अवलोकन किया। इसका महत्व क्या है इस संगठन का? तो भारतीय पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक, संगठनात्मक संसाधनों से युक्त करके पुलिसिंग के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उन्हें स्मार्ट बलों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में जो पुलिस प्रशासन है वो मुख्यतः राज्य का विषय है, और जो केंद्रीय बल है, केंद्रीय पुलिस बल खुफिया जानकारी, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में राज्य पुलिस की सहायता करते हैं। कौन? केंद्रीय बल, जैसे कि CRPF, RPF, ये सब। सरकार में राज्य की पुलिसिंग में सुधार हेतु निम्नलिखित पहले की जा रही हैं। इसमें पहला है राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसमें स्मार्ट पुलिसिंग शामिल की जा रही है, अर्थात इसमें उनको अधिक मोबाइल, शिक्षित और जवाबदेह, विश्वसनीय, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दूसरा, महिला प्रतिनिधि अर्थात महिला पुलिस की संख्या बढ़ाकर 33% करने का जो है लक्ष्य है। पुलिस को जो आधुनिकीकरण के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनकी बात करें तो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का 2006 का निर्णय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पुलिसिंग के विषय में है। इसमें साफ साफ ये कहा गया था कि राज्य सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव का प्रयोग कतई न करें। एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए और पुलिस के तबादले, पोस्टिंग, पदोन्नति, अन्य सेवा संबंधी मामलों को तय करने के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड की भी स्थापना की जाना चाहिए। अर्थात जो पुलिस पर राजनीतिज्ञों का दबाव है उसको कम करने के लिए ये प्रकाश सिंह का मामला बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ था। अब ये राज्य व्यवस्था के बाद इसमें एक छोटा सा सेक्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसको भी देख लेते हैं। 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है किसने? रक्षा मंत्रालय ने। 31 दिसंबर 2024 को रक्षा क्षेत्र के वर्तमान एवं भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये जो है सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए बहुत जरूरी था। देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेगा। 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की जो है के लिए ये जरूरी है। तो ये घोषित करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत, युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल में रूपांतरित करना है। इसके अतिरिक्त इसमें एक एकीकृत थिएटर कमांड की जो है व्यवस्था करने का प्रावधान है, जो कि कई देशों में, चीन और अमेरिका में पहले से लागू किया जा चुका है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सब चीजों पर भी पुलिस को एडवांस में ट्रेनिंग मिलेगी। परिचालन क्षमताओं में समझ, अंतर सेवा सहयोग प्रशिक्षण के माध्यम से एक दूसरे के साथ समझ विकसित करना और आवश्यकता पड़ने पर एक साथ जो है एक्शन लेना, इसमें इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व ज्ञान साझा, रक्षा क्षेत्र और असैन्य उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को और सुविधाजनक बनाना, व्यापार को आसान बनाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सहयोग, रक्षा इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना, बाधाओं को कम करना और संसाधनों का अनुकूलता जो है उपयोग हो सके, इसकी ओर कदम बढ़ाया गया है। गौरव की भावना, भारतीय संस्कृति और विचारों के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना, स्वदेशी क्षमताओं के विस्तार को बढ़ाना, वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में आत्मविश्वास प्राप्त करना, और इन सब चीजों को जो है हम जो है ये सुधार के वर्ष में लागू करेंगे। तो चलिए मित्रों, अगर ये पूछा जाता है कि 2025 को सेना ने किस प्रकार मनाने का निर्णय किया है, तो सुधार के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
अगर ये कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार किसी और मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। चलिए मित्रों, धन्यवाद।